चलो चलो बेटा, कैसे हो? अभिषेक, प्रिंस, छवि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा बोर मॉडल के बारे में। ओके, बोर मॉडल के एक दो कॉन्सेप्ट तो अपन ने डिस्कस किए थे बेटा, आगे के और भी कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करते हैं। तो जो अपना नंबर 3 वाला मॉडल था बोर मॉडल, उसको आगे हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके ठीक है, सबसे पहले जैसे बोर मॉडल का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है बच्चों, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है। ओके, फिर मैक्सवेल ने वही पूछा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा, और अगर लॉस करेगा तो क्या होगा, वो हमें पता है एनर्जी लॉस करने से धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, और एक टाइम पर क्या आएगा, इतना ज्यादा पास आ जाएगा कि न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जो रदरफोर्ड को पूछी थी वही बात उसने बोर को पूछी, तो बोर ने क्या कहा था, बोर ने उसे साइंस के फिजिक्स के कई सारे रूल्स के अकॉर्डिंग उसे एक्सप्लेन किया। ओके, क्या कहा बोर ने कि एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा नहीं होगा, होगा। क्लियर? ऊपर से मैंने ये बोला है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, और नेचर में जब कोई भी सबस्टांस कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करेगा तो उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी आउटसाइड डायरेक्शन में क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पर आउटसाइड डायरेक्शन में लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली रिवॉल्विंग करता जाता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो अपन ने दो फॉर्मूले लिखे थे, आपको ध्यान रखते हो, तो अपन ने क्या कहा था, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है फिजिक्स में उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mv²/r। क्लियर है? और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको कूलम्ब फोर्स कहते हैं वो क्या कहता है कि Q1Q2/r²। क्लियर है? ठीक है, Q1 Q2 क्या होता है, दोनों पार्टिकल का चार्ज होता है, और इसको अपन कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, Q1 पहला पार्टिकल जैसे अपने न्यूक्लियस को माना तो न्यूक्लियस के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया है, Ze से। E मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है या नहीं होता, होता है बच्चों। तो E मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज है, और नंबर ऑफ एटम प्रोटॉन अगर Z है तो मल्टीप्लाई बाय Z कर देंगे, Z का नंबर क्या होता है, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है नहीं होता, होता है बेटा। ओके, तो क्या करेंगे, Z मल्टीप्लाई बाय E, मल्टीप्लाई बाय क्या किया अपन ने, E, दूसरा E कौन सा, Q2 का मान था, Q2 की वैल्यू थी, Q2 कौन सा था, सेकंड पार्टिकल का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर है? तो फाइनली अपने अट्रैक्शन फोर्स को अपन ने क्या लिखा था बच्चों, Kze²/r²। क्लियर है? और इन्होंने क्या कहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, तो mv²/r इक्वल टू Kze²/r²। इसको मैंने ब्लॉक किया था लास्ट लेक्चर में, अपने यहां तक डिस्कस किया था बेटा, याद है? याद है? क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या बोला बच्चों, देखो समझना, इन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है, बोला था बच्चों। तो इन्होंने क्या कहा, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कॉल्ड एज सेल और ऑर्बिट। क्या कहा, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, उसे क्या कहते हैं, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, यानी फर्स्ट टाइम इन्होंने वर्ड यूज किया किसका, सेल या ऑर्बिट का। ठीक है, सेल या ऑर्बिट क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा उस एरिया को क्या बोलेंगे, सेल या ऑर्बिट बोलेंगे। क्लियर है बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, जो लिख रहे थे उसके आगे करो कंटिन्यू, लिखो लिखो, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, the area around the nucleus where electron revolves, the area around the nucleus where electron revolves, the area around the nucleus where electron revolves called as cell or orbit, called as cell or orbit. The area around the nucleus where electron revolves called as cell or orbit, called as cell or orbit. क्लियर है? ठीक है बेटा, आगे इन्होंने क्या कहा बच्चों, देखो इन्होंने कहा जो सेल और ऑर्बिट जो होते हैं, आगे बच्चों देखो जो हाइड्रोजन एटम है उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि हर सेल या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में इन्होंने क्या किया, इस बात को प्रूव किया। बोर का जो मॉडल था किस पर बेस्ड था बेटा,
हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, जो फर्स्ट है या फिर सेकंड सेल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है, इसके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की कितनी होती है -13.4, सेकंड की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ की होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिक्स की होती है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है, इन्होंने हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में क्या किया, इस बात को प्रूफ किया कि हर सेल या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। बच्चा कहेगा सर ये वैल्यूज कैसे आई, अपन एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रूफ करेंगे कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की कितनी होती है, सेकंड की कितनी होती है, थर्ड की कितनी होती है, कैसे आती है। ओके अभी मेरा बताने का पर्पज ये है, आगे जब अपन एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करके डिराइव करके ये वैल्यूज पुट कैलकुलेट करेंगे तो भी अपने पास यही रिजल्ट आएगा हाइड्रोजन के लिए। तो फर्स्ट सेल के लिए -13.4, सेकंड के लिए -3.4, थर्ड के लिए -1.51, फोर्थ के लिए -0.85। यस और नो? अरे अलग अलग वैल्यूज आती है नहीं आती, आती है बेटा। ओके तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल या ऑर्बिट के लिए क्या आती है, एनर्जी डिफरेंट होती है। क्लियर है? इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ओके तो क्या कहेंगे, the energy of different cell or orbit are different, clear, which are called energy levels। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है और इनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ओके एनर्जी लेवल कैसे बोला जाता है, जैसे बोले फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, क्लियर है। सेकंड एनर्जी लेवल मतलब किसकी बात कर रहा है, सेकंड सेल की। थर्ड एनर्जी लेवल तो क्या होगा, थर्ड सेल की। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आए, सर अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग क्यों होती है, तो एक सिंपल सी बात है बेटा, कैसे, अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो ये बताओ सभी के रेस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होगा क्या, यस और नो? अरे डिफरेंट डिफरेंट होगा नहीं होगा, जो न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, यस और नो? ठीक है, फिर उससे थोड़ा दूर है वो क्या होगा बेटा, उससे दूर होगा, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर जो उससे दूर है फिर उससे ज्यादा, उससे कम। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके तो क्या कहेंगे, बोर ने भी यही बात की कि एनर्जी डिफरेंट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और इनको नाम क्या देते हैं, एनर्जी लेवल्स। ओके कैसे, जैसे मैं बोलूं फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट सेल की। सेकंड एनर्जी लेवल मतलब किसकी बात कर रहा है, सेकंड सेल की। थर्ड एनर्जी लेवल मतलब किसकी बात कर रहा है, थर्ड सेल की। क्लियर है? और अलग अलग एनर्जी लेवल को क्या करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी इनको बोला जाता है बेटा KLMNOP Q, इस टाइप से बोला जाता है बेटा। मैंने क्या कहा, KLMNOPQ, इस टाइप से भी बोला जाता है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्या है, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल और ऑर्बिट आर डिफरेंट and which are called as energy level and represented by 1 2 3 4 5 6 7 और KLMNOPQ। क्लियर है? अलग अलग सेल या ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है जिनको एनर्जी लेवल बोला जाता है, और इनको 1 2 3 4 5 6 7 या KLMNOPQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चा कहेगा सर क्यों, आगे आपको अल्फाबेट नहीं आते क्या, या आगे काउंटिंग नहीं आती क्या 7 के आगे? नहीं बच्चों, आगे जरूरत ही नहीं पड़ती। फिलहाल अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर है वो 7th सेल तक आ जाते हैं, अभी तक 8th सेल की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो 7th के रेस्पेक्ट में ही बताया जाता है। क्लियर है बेटा? ओके चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल और ऑर्बिट the energy of different cell or orbit are different, the energy of different cell or orbit are different, which are called energy levels, which are called energy levels, which are called energy levels, which are called energy levels and represented by
एंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 कॉमा कॉमा कॉमा, ये बोर्ड पे लिखा है बेटा, एंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 और के एलिमेंट ऑफ पी क्यू। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और के एलिमेंट ऑफ पी क्यू, सेल और ऑर्बिट। बात समझ में आई क्या? नहीं बेटा, देखो इसने क्या कहा है वैसे देखो प्रिंस ने बोला है क्या, ठीक है, प्रिंस ने क्या बोला सर, न्यूक्लियस से दूर जाने पर तो एनर्जी बढ़ती है लेकिन यहाँ पर घट रही है। बिल्कुल बेटा तुम्हारी बात सही है लेकिन आंसर तुम्हारा रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या, आधी बात तुम्हारी सही कैसे है कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, बिल्कुल बेटा बात बट सही है, बढ़ती है, लेकिन यहाँ घट कैसे रही है बच्चों? देखो घट नहीं रही, फर्स्ट सेल की -13.4, सेकंड की -3.4 और थर्ड की क्या -1.51। माइनस में कम होना, एक्चुअल में बढ़ते जाना। समझ में आ गया? यस और नो? अरे माइनस में कम हो रही है बेटा, एक्चुअल में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे करते करते जैसे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की बात करें तो एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, माइनस में कम हो रहा है बच्चों, लेकिन माइनस में कम हो रहा मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, अरे तुम्हारे अकाउंट में मान लो बेटा पहले थे -1000 रुपीज से, अब क्या किया बैंक ने आप पे दया कर दी, चलो ठीक है मोदी जी ने 500 रुपये डलवा दिए तो आपके अकाउंट में हो गए बेटा -1000 से -500 हो गए। तो ये बताओ अकाउंट का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है? अरे पहले के कंपेरिजन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? प्रिंस ये बताओ, पहले -1000 रुपीज थे अब -500 रुपीज है, तो ये बताओ अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? माइनस में एनर्जी का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, माइनस में एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा है। क्या होता है बेटा? यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में है। ओके, यानी क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अगर फ्री करना है तो उसकी एनर्जी क्या कर देना, उसकी टोटल एनर्जी को जीरो कर देना। जीरो कर देना, जीरो कर देने का मतलब क्या है, अब उस पर न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं है। आ गया समझ में? अब देखो एनर्जी को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ आइडिया लगा सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है। देखो बेटा समझना, सब वो बात सही है, सबसे ज्यादा एनर्जी लास्ट सेल या ऑर्बिट की होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट सेल में देनी पड़ती है। कैसे? मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जीरो होने का मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चले जाना। इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में जाने का मतलब है उस पर न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? इसका मतलब जीरो को, एनर्जी को अगर जीरो कर दूंगा तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो बच्चों, फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी है, -13.4, इसको जीरो करने के लिए क्या करूंगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +13.4। आ गया समझ में? तो एनर्जी जीरो होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। सेकंड सेल की एनर्जी क्या है, -3.4, इसको जीरो करने के लिए क्या करूंगा, +3.4 एनर्जी दूंगा तो जाके जीरो होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। थर्ड में कितना है, -1.51, तो इसको कितनी एनर्जी दूंगा जीरो हो जाए, +1.51। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया बेटा? तो माइनस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है। ओके, एनर्जी माइनस में जितनी ज्यादा, एक्चुअल में तो कम है, लेकिन मैंने क्या कहा, माइनस में जितनी ज्यादा, इसका मतलब है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा है, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उसको फ्री करने के लिए उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? यस और नो? प्रिंस अब बात बताओ, अब समझ में आ गया? मैंने क्या कहा, माइनस में एनर्जी जितनी ज्यादा तो क्या होगा, उसको फ्री करने के लिए क्या होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? और जितनी एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी मतलब अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा है। क्लियर है? तो एनर्जी माइनस में होती जा रही है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये स्टेटमेंट पूरा कर लिया क्या? The energy of different cell or orbit are different, which are called energy levels and represented by 1 2 3 4 5 6 7 और के LMNOPQ सेल और ऑर्बिट। आया समझ में? इनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ओके, चलो एक स्टेटमेंट और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये तो बोल दिया, इनसे पूछा गया कि आपने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है उसे सेल या ऑर्बिट कहते हैं। तो इनसे पूछा गया हर जगह रिवॉल्विंग करेगा क्या? नहीं। तो इन्होंने एक बात कही, इलेक्ट्रॉन revolves only those cell or orbit whose angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi। मैंने क्या कहा,
पहली बात तो यहाँ पर वर्ड आया है एंगुलर मोमेंटम। ओके, पहली बात तो ये बताओ बेटा, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? क्या कहा? एनर्जी इज रिड्यूस का मतलब नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। मैंने क्या कहा? माइनस साइन दिखा दूंगा मैं, माइनस साइन इज डिनोटेड एज इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि माइनस में जितनी ज्यादा होगी उसको फ्री करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आ गया समझ में? और जिसको फ्री करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली लिखाएंगे जब एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखा? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। नॉर्मली यहाँ पर एक नाम आया, क्या इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उन्हीं सहेलिया ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। ओके, h/2π का इंटीजर मल्टीपल वो बाद की बात है। पहले ये देखो, यहाँ पे बोला है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों? पहली बात तो देखो, मोमेंटम क्या होती है? एक फिजिक्स की टर्म होती है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसे पी से डिनोट किया जाता है बेटा। मोमेंटम, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यस और नो? किसी पार्टिकल का कुछ मास है और उसमें कुछ स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बोला जाता है उसका मोमेंटम। समझ में आ गया? कुछ नहीं बोले तो मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है बच्चों, एक लाइन में कर रहा है। क्लियर है? मैंने क्या बोला है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करना। लीनियर मोमेंटम का मतलब डायरेक्शन चेंज ना करना, एक ही लाइन में जाना। क्लियर है? अरे कुछ मास है और उसमें कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी मूव कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? मैंने यहाँ पर क्या बोला है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओके, अरे इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? हमें पता है, ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, इसका सेंट्रल पार्ट, इसके रेस्पेक्ट में बार बार क्या करता है बच्चों? अरे एक ही लाइन में मूव करता है क्या? नहीं बच्चों, पहले जैसे मान लो यहाँ था, फिर इस पॉइंट पर हो गया, फिर इस पॉइंट पर हो गया, फिर इस पॉइंट पर हो गया, फिर इस पॉइंट पर हो गया। तो ये बताओ बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। इसका मतलब इसमें मोमेंटम तो है, लेकिन ये लीनियर मोमेंटम है क्या? नहीं बच्चों, बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है? अब बच्चा कहेगा सर एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो लीनियर मोमेंटम होता है और जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो रिवॉल्विंग कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उससे जो डिस्टेंस होगी, मैंने क्या कहा? जिस पॉइंट पर पार्टिकल है और जिस सेंट्रल पॉइंट के रेस्पेक्ट में बार बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है r। समझ में आ गया? तो लीनियर मोमेंटम को मैं क्या करूंगा? उस एक्सिस की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों। उस एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाएगा? लीनियर मोमेंटम को r से उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिवॉल्विंग कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम को r से मल्टीप्लाई करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, फिजिक्स में क्या करते हैं? जैसे केमिस्ट्री में अपन इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में इसे L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा बेटा? नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। क्लियर है? ये नॉर्मल मोमेंटम है, मोमेंटम यानी p। m इंटू वी क्या होता है? नॉर्मल मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बार बार ये डायरेक्शन चेंज करता है, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो p की जगह क्या लिखूंगा मैं? j या l लिखेंगे बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? तो इन्होंने क्या कहा? ये तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। बच्चा कहेगा सर ये क्या है? तो h/2π तो ये हो गया, इसका इंटीजर मल्टीपल, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में कुछ इंटीजर वैल्यू होगी। समझ में आ गया? अभी h/2π इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, इसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए थे और यही इनका ड्रॉबैक भी था। समझ में आ गया? अरे ये ऐसा क्यों होता है, इसका ये कोई जवाब नहीं दे पाए तो, और ये इनका ड्रॉबैक भी था, ध्यान रखना बेटा। ओके, ठीक है बेटा। और ये जो h/2π जो होता है, h/2π, इसको एक सिंबल से लिखते हैं हैश। ठीक है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? हैश बेटा। एक साइंटिस्ट के नाम पे बच्चों ये बोला गया है, क्योंकि h/2π की वैल्यू फिक्स है या नहीं है? है। तो इसे शॉर्ट में भी लिख देगा बेटा, क्या? n मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? हैश हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई? एंगुलर मोमेंटम की हो गई बच्चों। समझ में आ गया? इसका मतलब जो अपने लिखा है J इक्वल टू, अपने क्या लिखा है? NH/2π। NH/2π तो ये बताओ J प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? अरे J प्रोपोर्शनल टू N हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? J प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा?
एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर है, तो एच और 2 पाई की वैल्यू फिक्स है या नहीं है, और जो कांस्टेंट है उसको हटाकर उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे सीधी सी बात है, जो कांस्टेंट है इसका मतलब उसकी वजह से पूरी इक्वेशन पर को फर्क पड़ता है क्या पूरे फॉर्मूले पर? नो, इसको हटाकर उसकी जगह 1 लिख दो, तो एच 2 पाई वैल्यू फिक्स है, बाकी क्या बच गया? एन, तो जे प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? एन आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो एन ध्यान रखना, एन क्या है? नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, और ये क्या होता है? इंटीजर नंबर में होता है। क्लियर है? यहाँ पर एन क्या बच्चों? एन अपने पास क्या आ गया? नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, और ये क्या होता है बेटा? इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर नंबर मतलब 1 2 3 डॉट 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 इस टाइप से होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दोज सेल और ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दोज सेल और ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दोज सेल और ऑर्बिट whose angular momentum ब्रैकेट में लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो जे और एल, कैपिटल जे और कैपिटल एल। ठीक है? केमिस्ट्री में यहाँ पर जे से लिखते हैं, फिजिक्स में एल से भी रिप्रेजेंट कर देता है। whose angular momentum जे और एल is integer multiple of, whose angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi, whose angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi। ये नोट करो बेटा यहां तक, और ये ब्लॉक कर लेना, बार बार काम आएगा, ध्यान रखना। ठीक है? नोट करो फटाफट। चलिए ये लिख लेना, n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, तो j लिख लेना, j इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, j इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? चलिए चलो बेटा देखो, तो बोर ने इस टाइप से कई सारी बातें बताते जा रहे थे। ओके? और बेचारा मैक्सवेल एक साइड कोने में बैठ के चुपचाप डरा हुआ वो सुना जा रहा था। ठीक है? लास्ट में उसके बाद सर के ऊपर चली गई, यानी पानी सर के ऊपर चला गया। लास्ट में फिर उठ के आएगा, सर एक्सक्यूज मी सर। ठीक है? बोर जी ये बताइए, आपने फिर से कहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्विंग करेगा, वहां रिवॉल्विंग करेगा, ये हो क्या रहा है? ओके? मेरा जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा, इसका मतलब मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था क्या? आपने तो बिल्कुल सब सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल पानी फेर दिया मेरे पूरे एक्सपेरिमेंट पर। आपने कहा यहाँ रिवॉल्विंग करेगा, वहां रिवॉल्विंग करेगा, ये ऐसा होगा, ये होगा, अरे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं जी ये बताओ मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत था क्या? बोलने का फिर बीच में बोल गया तू। ठीक है? अब फिर से सुन, ठीक है? तेरे ठंडक पड़ जाए, सुनता जा अच्छे से। बोर ने क्या कहा? सेम सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस या गेन नहीं करेगा। क्लियर? क्या कहा? जब फिर से पूछा गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस या गेन करता ही नहीं है क्या, तो बोर ने क्या कहा?
सेम सेल में रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर एक ही टाइप की सेल में एक ही सेल में रिवॉल्विंग कर रहा है तो ना लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। क्लियर है। एनर्जी का लॉस या गेन कब करेगा, जब वो एक सेल से दूसरी सेल में क्या करता है बच्चों, जंप करता है। समझ में आ गया, यस और नो। बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो मैंने क्या कहा था, इन्होंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देके बताया था बेटा। ओके, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देके बताया था। ये वाला हाइड्रोजन वाला डाटा थोड़ा टिपिकल है, तो आपको इजी वे में समझने के लिए, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सपोज करो। ओके ठीक है। अब एक बात बताओ समझने के लिए, ये मान लो 10 जूल है और ये है बेटा 20 जूल और ये है 30 जूल। इतना तो श्योर है क्या कि जैसे जैसे सेल या ऑर्बिट इंक्रीज होगा एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। कैसे होगी वो आगे अपन प्रूव करेंगे। ओके, अभी तक दिमाग में रखना बच्चों क्या, कि जैसे जैसे सेल या ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, अब जैसे समझने के लिए मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है। अगर मान लो पहले सेल की एनर्जी 10 जूल है, सेकंड की 20 है, थर्ड की 30 है, सपोज करो। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है मतलब उसकी एनर्जी भी कितनी है, 10 जूल है। क्लियर है। अगर उसे फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो ये बताओ उसकी एनर्जी 10 से कितनी करनी पड़ेगी, 20 करनी पड़ेगी। यस और नो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को 10 से 20 जूल में कन्वर्ट करेगा, तभी तो वो फर्स्ट से किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड सेल में जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब अपनी एनर्जी को 10 से 20 में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी या लॉस करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, 10 से 20 करना है। क्लियर है। ठीक है बेटा। या फिर इसका अपोजिट अपन बोले, अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, थर्ड सेल में तो ये बताओ उसकी एनर्जी कितनी है, अरे जो थर्ड सेल की एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। थर्ड सेल की एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 30 जूल। अगर इसे थर्ड से सेकंड में आना है तो ये बताओ इसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को 30 से 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अपनी एनर्जी को 30 से 20 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, ये लॉस करेगा या गेन करेगा, लॉस करेगा। यही बात बोर ने कही। ओके, क्या अगर जैसे मान लो फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी 10 जूल बोल रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है तो इसकी एनर्जी 10 जूल ही रहेगी। समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सेल के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स फिक्स होगा, तो एनर्जी का कोई लॉस वगैरह नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है। अगर सेकंड में तो एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स 20 जूल ही रहेगी। अगर थर्ड में तो एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स 30 जूल ही रहेगी। वो कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। एनर्जी का लॉस या गेन कब करेगा, जब एक सेल से दूसरी सेल में क्या करेगा, चेंज करेगा। बेटा समझ में आ गया, या तो लोअर से हायर में जाए या फिर हायर से लोअर में आए। क्लियर है। अब ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा, गेन करेगा लॉस करेगा, गेन करेगा बेटा, क्योंकि लोअर से हायर में जाना है मतलब कम से ज्यादा। ऐसे इजी वे में याद रखना, लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, हायर में जा रहा है, एनर्जी को भी हाई कर दो, पहले से ज्यादा कर दो, काम खत्म। समझ में आ गया। पहले से ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। क्लियर है। हायर से लोअर में आ रहा है तो फाइनली एनर्जी को भी लो कर दो, लो करने के लिए पहले से कम करना पड़ेगा, पहले से कम करने के लिए क्या करूंगा, लॉस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो क्या कहा, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है तो एनर्जी गेन करता है, और हायर से लोअर में ट्रांसफर होता है तो क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है। समझ में आ गया। क्लियर है। तो एनर्जी क्या करेगा, कब लॉस करेगा कब गेन करेगा बेटा, समझ में आ गया। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल और ऑर्बिट डज नॉट लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। क्लियर है। सेम सेल में लॉस, ये क्या करेगा, रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो एनर्जी का लॉस करता है ना गेन करता है। क्लियर है। द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन टू अदर सेल और ऑर्बिट। क्लियर है। एनर्जी का लॉस और गेन कब पॉसिबल होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक सेल से दूसरी सेल में क्या करता है, जंप करता है या ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया। क्लियर है। और ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है किसकी फॉर्म में होता है, फोटोन या क्वांटम की फॉर्म में होता है। आपको याद है अपन ने क्या कहा था, एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस तक एनर्जी का एक्सचेंज क्या होता है, वेव की फॉर्म में, यानी छोटे माइक्रो पार्टिकल क्वांटम या फोटोन की फॉर्म में होता है। और आपको याद है हमने कहा भी था, यानी एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, बोर ने ही किया था। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो एनर्जी का लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है। ये जो लॉस और गेन होता है फोटोन की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वो एनर्जी बंडल है। क्लियर है। जितनी एनर्जी लॉस कर रहा है मतलब उतनी एनर्जी के फोटोन चले गए, इतने एनर्जी बंडल लॉस कर दिए। जितनी एनर्जी गेन कर रहा है मतलब उतनी एनर्जी के फोटोन गेन किए हैं। समझ में आ गया। क्लियर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, the revolving electron in same cell or orbit
द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल और ऑर्बिट, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल और ऑर्बिट, the revolving electron in same cell or orbit does not lose or gain of energy, does not lose or gain of energy, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो, द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में लिखो बेटा इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यानी किसकी फॉर्म में होता है, फोटोन की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है, द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ब्रैकेट में लिखो इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। लिखो द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, द लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, when electron jumps from one to other cell or orbit, when electron jumps from one to other cell or orbit, when electron jumps from one to other cell or orbit। क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा फिर अपन ने क्या कहा, जैसे जैसे क्या होता है सेल या ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, तो लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा करनी पड़ेगी तो गेन करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि एनर्जी को क्या करना है, हायर से लोअर में आना, ज्यादा से कम एनर्जी की तरफ आना, ज्यादा से कम कब पॉसिबल है, जब लॉस करेगा। क्लियर है, ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन, when electron jumps from lower to higher orbit, when electron jumps from lower to higher orbit, when electron jumps from lower to higher orbit, then energy is absorbed, then energy is absorbed while when electron when electron jumps from higher to lower orbit, when electron jumps from higher to lower orbit, then energy is emitted, then energy is emitted, then energy is emitted, then energy is emitted। क्लियर है बेटा। और ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा बेटा, मैंने क्या कहा, किसकी फॉर्म में होगा, फोटोन की फॉर्म में होता है। क्लियर है। और फोटोन का हमें पता जो एक्सचेंज होगा वेव की फॉर्म में होगा, हर वेव की क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी, तो E इक्वल टू क्या करेंगे, डेल E इक्वल टू एच न्यू, तो क्या करेंगे एच सी अपॉन लेमडा। अरे डेली का मतलब क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज। क्लियर है, एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि जो एक्सचेंज करेगा वो भी तो एनर्जी की वैल्यू होगी, तो E की जगह पर डेल E भी यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखो, डेल E इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। चलिए चलो बेटा, ये तो नॉर्मल चीज के कॉन्सेप्ट है बेटा। एक दो चीजें और ध्यान रखना, जैसे अपन ने क्या कहा, एनर्जी का एक्सचेंज कब पॉसिबल है, जब सेल या ऑर्बिट में चेंज करता है, यस और नो, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर। और अपन ने क्या कहा, अगर लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी गेन करता है, अगर हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। क्लियर है। एक बात बताओ बेटा, अपन जनरली एक वर्ड यूज करते हैं एक्साइट होना, ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्साइट होना। इसका मीनिंग क्या होता है, सिंपल सा वर्ड है, अपन वर्ड यूज करते हैं, बोल के एक्साइटेड हूँ,
बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मतलब एनर्जी, एनर्जी हाई है बेटा, सीधी सी बात है। ओके, क्या कहा कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब तो मैं वही बात है, इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मैं प्रिंस नहीं, खुद को वही बात है बादशाह फील कर रहा हूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा, एक्साइटेड होना। जनरल लाइफ में अपन एक वर्ड यूज करते हैं प्रिंस छवि, मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या बात को। अपन जनरल लाइफ में एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, क्या, बिल्कुल एक्साइटेड होना, एक्साइट होना यानी एनर्जी हाई होना। क्लियर है, एनर्जी हाई होना। और एनर्जी हाई कब होगा, जब गेन करेगा या लॉस करेगा। अरे एनर्जी का लॉस करेगा या गेन करेगा, गेन करेगा बेटा, सीधी सी बात है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करके लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, इस स्टेट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। तो बार बार ये वर्ड यूज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। क्लियर है, लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, लिखो, when electron jumps from lower to higher orbit, when electron jumps from lower to higher orbit, when electron jumps from lower to higher orbit with absorption of energy, when electron jumps from lower to higher orbit with absorption of energy, when electron jumps from lower to higher orbit with absorption of energy, when electron jumps from lower to higher orbit with absorption of energy, then this state is called, then this state is called excited state of electron. This state is called excited state of electron. When electron jumps from lower to higher orbit with the absorption of energy, then this state is called excited state of electron. समझ में आ गया, क्लियर है। अब बच्चों इस बात को समझना, देखो पहली बात तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक्साइटेड का मतलब क्या है। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, चलो बेटा इसका मीनिंग समझना। कैसे बच्चों, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी सेल बना रहा हूं मैं। ओके, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये है फोर्थ सेल है। क्लियर है, ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है। ओके, मैंने क्या कहा, एक्साइट का मतलब ही क्या है, एनर्जी इंक्रीज होके, एनर्जी इंक्रीज हो जाना। यस और नो, एनर्जी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, लोअर टू हायर चला जाएगा। यस और नो, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइम अगर एक्साइट होगा तो फर्स्ट से किस में आ जाएगा, सेकंड सेल में आ जाएगा। यस और नो, ये तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। क्लियर है, लेकिन जब सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो सेकंड से किस में आ जाएगा बेटा, थर्ड सेल में आ जाएगा। ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। समझ में आ गया, मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट टाइम अगर एक्साइट हुआ था तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां चला गया, सेकंड में चला गया। क्लियर है, सेकंड टाइम एक्साइट हो गया तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, थर्ड में चला गया। क्लियर है, तो आपसे पूछेगा क्या कि फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, बस आपको ये बोलेगा इस एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। इसका मतलब खुद आइडिया होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है। क्लियर है, जैसे मैं ये बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी सेल में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी में है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी में है, फिफ्थ सेल कौन सी में है, फिफ्थ सेल बोला है मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, दोनों चीज पूछ सकता है कि ये एक्साइटेड स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, या फिर इस सेल में है मतलब कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। समझ में आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है मतलब फर्स्ट टाइम एक्साइट हुआ है, फर्स्ट से कहां चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। क्लियर है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है मतलब सेकंड टाइम एक्साइट होके, देखो फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो फर्स्ट से सेकंड में, और सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो सेकंड से थर्ड में, मतलब फाइनली थर्ड में है। क्लियर है, और थर्ड टाइम जब एक्साइट होगा तो फाइनली कहां चला जाएगा, थर्ड से फोर्थ में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं क्या, जो एक्साइटेड स्टेट होगी फाइनली इलेक्ट्रॉन उससे एक ज्यादा वाली सेल में होगा। यस और नो, क्लियर है बेटा। अरे क्या कह सकते हैं, इफ nth एक्साइटेड स्टेट, मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इफ nth एक्साइटेड स्टेट,
nth एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल इन n प्लस 1th सेल और ऑर्बिट, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अरे बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, nth सेल की बात कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है बेटा, nth एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन सी सेल में है, n+1 में है बच्चों। आ गया समझ में, इस बात का ध्यान रखना। n का मतलब कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, आपसे जो भी बोले इस एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे एक ज्यादा वाली सेल में होगा। क्लियर है, जैसे अपने का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब फाइनली कहाँ है, सेकंड में पहुंच गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कहाँ चला गया, थर्ड में चला गया। कैसे चला गया, फर्स्ट सेल से 1 बाय 1 सीक्वेंस से आपको एक्साइट करके देखना है। क्लियर है बेटा, ओके ठीक है। या फिर और भी इजी वे में अगर अपन समझे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो फर्स्ट से ही एक्साइट कर दो, और फर्स्ट से एक्साइट होगा तो किस में जाएगा, सेकंड वाली में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो सेकंड से एक्साइट कर दो, सेकंड से एक्साइट होगा कहां जाएगा, थर्ड में। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड से एक्साइट कर दो तो फाइनली कहां है, फोर्थ में है, ना कि थर्ड में है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ओके ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके 2-3 अगर अपन एग्जांपल लिखे तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, जैसे आपसे बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला मतलब कौन सी सेल है बेटा, सेकंड सेल में है, यस और नो, क्लियर है। या फिर आपसे बोले क्या, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो मतलब क्या होगा बच्चों, कौन सी सेल में है, थर्ड सेल में, क्लियर है। या फिर आपसे बोले जैसे फोर्थ सेल, फोर्थ सेल है तो ये बताओ कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, फोर्थ सेल बोला तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड वाली है। मैंने क्या कहा, जो एक्साइटेड स्टेट है सेल उससे एक ज्यादा, या जो सेल है एक्साइटेड स्टेट उससे एक कम। समझ में आ गया, तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो, ठीक है बेटा। चलो स्टेटमेंट क्या लिखा, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा आपने, क्या, दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो लिख लिया ना। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, मैच कर लेना। When electron jumps from lower to higher orbit with the absorption of energy, then this state is called excited state of electron. Clear है बेटा, ठीक है। तो ये लिख लो, if nth excited state, ऐसे लिखो, if nth excited state, तो एरो लगा लिख लो, इलेक्ट्रॉन विल इन n+1 सेल और ऑर्बिट। अगर nth एक्साइटेड स्टेट है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहां होगा, n+1 सेल ऑर्बिट में होगा। ठीक है, प्रिंस ने क्या कहा सर, डायरेक्ट थर्ड से फिफ्थ में नहीं जा सकता, क्या जा सकता है बेटा, डिपेंड करता है आप कितनी एनर्जी दे रहे हो। ओके, अरे सीधी सी बात है बेटा। इस मार्कर की मैं बात करूं, देखो इस मार्कर की बात करूं, इसको मैं जैसे मान लो थोड़ी बहुत एनर्जी दूं, ये फर्स्ट बेंच पे चला जाए, क्लियर है। फिर फर्स्ट बेंच से मैं थोड़ी और एनर्जी देके इसे सेकंड पे फेंक दूं, फिर सेकंड से थर्ड पे फेंक दूं। इसका मतलब मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से लेकर थर्ड बेंच के बराबर जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी दे दूं तो डायरेक्टली थर्ड पे भी जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। कुछ नहीं बोले तो 1 बाय 1 आपको क्या करना है, एक्साइट करना है। और अगर क्या बोले एक साथ एनर्जी दे रहा है तो एक साथ भी हायर में जा सकता है। समझ में आ गया, लेकिन कुछ नहीं बोले तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्लियर है, ओके ठीक है बेटा। तो क्या लिखा, nth एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन विल n+1 सेल और ऑर्बिट। क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बना लो और ये एग्जांपल लिख लो। चलिए ठीक है।
चलो बेटा, ये तो बच्चों नॉर्मली बात की बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हमारे काम आएगी, ठीक है। एक चीज बेटा और ध्यान रखना आपको, क्या नॉर्मली अपन क्या कहा, सब थर्ड से फिफ्थ में डायरेक्ट जाए तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी। मैंने क्या कहा, एक्साइटेड स्टेट उसे सीक्वेंस से नहीं बोलेंगे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, सीक्वेंस से 1 by 1 जाना, ठीक है। अरे एक्साइट का मतलब क्या होगा, सीक्वेंस से अगर आप जाओगे तो क्या कहा, थर्ड अगर आपसे बोले थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब थर्ड से कहां भेज देना, फोर्थ में जाएगा। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप अगर जाएगा तो उसे एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। नो डाउट अपन उसके एक्साइट करके एनर्जी देख के आप भेज तो सकते हो, लेकिन थर्ड से अगर सीधा फिफ्थ में जा रहा है तो क्या करोगे आप, कौन सी एक्साइटेड स्टेट बोलोगे। अगर आप फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलोगे तो मतलब फाइनली कहां चला गया, फोर्थ से फिफ्थ में चला गया। समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना, एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या करना, 1 by 1 अपन ने क्या बोला है, n+1 के अकॉर्डिंग 1 सेल के अकॉर्डिंग चेंज। आ गया समझ में। इसका मतलब क्या करना, अगर पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो, सीधा थर्ड से फिफ्थ में भेज रहे हो, सिक्स में भेज रहे हो, तो आप पर्टिकुलर कोई एक्साइटेड स्टेट का नंबर नहीं दे सकते। बस इतना बोल सकते हो, अगर 6 सेल में है तो वो नंबर 5 वाली एक्साइटेड स्टेट होगी। समझ में आ गया। क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक्साइट होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया है कि पहले एक्साइट होगा तो फर्स्ट से सेकंड में आएगा, फिर सेकंड से थर्ड में आएगा, थर्ड से फोर्थ में आएगा, फोर्थ से फिफ्थ में आएगा। समझ में आ गया। तो जो एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब वहां से ऊपर वाली सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा, यस और नो। तो एक्साइटेड स्टेट अपन क्या करते हैं, फर्स्ट सेल से स्टार्ट करके सीक्वेंस से एक्साइट करते हैं और हायर या अपर वाली सेल या ऑर्बिट में हम ट्रांसफर करते हैं बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा, एक अपने क्या कहा, डिफरेंट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, यस और नो। तो एनर्जी का एक्सचेंज करके सेल या ऑर्बिट में चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यस और नो। कर सकते हैं बेटा, यस और नो। अरे मेरा स्टेटमेंट क्या है, द एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। क्लियर। सो सेल और ऑर्बिट कैन चेंज बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक्सचेंज करके सेल या ऑर्बिट में चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर है। एक स्टेटमेंट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। अभिषेक सभी प्रिंस ये तो लिख लिया ना, ये काम आएगा बेटा, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। So cell or orbit can change. So cell or orbit can change by exchange of energy. So cell or orbit can change by exchange of energy. तो एनर्जी का एक्सचेंज करने से सेल या ऑर्बिट में चेंज किया जा सकता है। तो सेल और ऑर्बिट कैन चेंज बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक्सचेंज करके सेल या ऑर्बिट में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। एक स्टेटमेंट लिखो, इस बात को प्रूफ करते हैं बेटा, सीधा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, एनर्जी लिखो, एनर्जी एनर्जी कॉमा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कॉमा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये, एनर्जी कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर आर एडिटिव टर्म। बोर्ड पे लिखा है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर आर एडिटिव टर्म बट वेवलेंथ but wavelength is a non-additive term. But wavelength is a non-additive term. लेकिन वेवलेंथ क्या है बेटा, एक नॉन एडिटिव टर्म है। बट वेवलेंथ इज ए नॉन एडिटिव टर्म। क्लियर है। क्या कहा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, ये तीन तो क्या होते हैं, एडिटिव टर्म होती है। क्लियर है। लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, नॉन एडिटिव टर्म होती है। ओके, पहली बात तो देखो बेटा कैसे होता है। देखो नॉर्मली एनर्जी और वेवलेंथ के बारे में ही टीचर बताते हैं, लेकिन मैं चारों के लिए बता रहा हूँ।
एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ। क्लियर है? पहली बात तो एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, ये सब ध्यान है ना। अरे मैक्सवेल थ्योरी अपना पढ़ने का पर्पज क्या था, ये वर्ड बार बार यूज होंगे तो इनका मतलब क्या होता है हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो नॉर्मली मैंने क्या कहा, टीचर दो के बारे में बताते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ। अपन फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर इनके बारे में बात करेंगे, एडिटिव नॉन एडिटिव होती है नहीं होती है, कैसे होती है। क्लियर है? तो पहली बात तो दोनों का सिंपल मीनिंग ध्यान रखना। एडिटिव का मतलब क्या होता है, जिसको आप डायरेक्टली ऐड कर सको। मैंने क्या कहा, एडिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। क्लियर है? नॉन एडिटिव का मतलब क्या होता है, जिसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके ऐड करते हो। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो नॉर्मली बेटा हम देखते हैं, जैसे 10th की बेटा साइंस की बुक में आपने देखा होगा रेजिस्टेंस, सीरीज ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर, यस और नो। अरे रेजिस्टेंस के बारे में सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर में स्टडी की या नहीं की? सीरीज ऑर्डर में अपन रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, सीधा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यस और नो। ये है एडिटिव टर्म, डायरेक्टली ऐड कर दो। समझ में आ गया? पैरेलल ऑर्डर में अपन क्या करते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी डायरेक्टली जो R था उसके अकॉर्डिंग आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करके कैलकुलेट कर सकते हो क्या पैरेलल ऑर्डर में? नहीं बच्चों। तो जिसमें डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं वो क्या है, एडिटिव टर्म है बेटा, और जिसको इनडायरेक्टली अपन ऐड कर रहे हैं वो क्या है, नॉन एडिटिव टर्म है, जिसको डायरेक्टली ऐड ना कर सके। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके ठीक है। अब अपने स्टेटमेंट क्या बोला है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये तीन क्या होते हैं, एडिटिव टर्म है, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, नॉन एडिटिव टर्म है। ओके कैसे होती है बेटा, समझना इस चीज को। देखो कैसे होता है, एक एग्जांपल से इस चीज को समझना, क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे से समझना। ये मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं। ओके ये मान लो बच्चों फर्स्ट सेल है n इक्वल टू 1, ये है n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3। क्लियर है? ठीक है। अपने क्या कहा, एनर्जी का एक्सचेंज करके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, सेल या ऑर्बिट में चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता? अरे कर सकता है ना, कर सकता है बेटा। तो बेटा देखो क्या, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से क्या आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, इसकी एनर्जी मान रहा हूं मैं E1। क्लियर है? और इसकी जो वेवलेंथ है इसको मान रहा हूं λ1। बात को समझ रहे हो बेटा? क्लियर है? और अगर सेकंड से फर्स्ट में आए तो इसकी एनर्जी को मानूं मैं E2 और लेमडा को मानूं λ2। क्लियर है? ठीक है बच्चों देखो दो ऑप्शन है, एक तो इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर हो, कैसे, पहले सेकंड से मान लो थर्ड से सेकंड में आए, सेकंड से फर्स्ट में आए, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज कर ले, तो ये बताओ एक साथ थर्ड से फर्स्ट में भी तो आ सकता है या नहीं आ सकता? यस और नो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्या अगर मैं मार्कर को थोड़ी सी एनर्जी दूं तो यहां से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट बेंच पर फेंकूंगा। क्लियर है? फिर फर्स्ट बेंच से उठाकर थोड़ी और एनर्जी दूं तो फर्स्ट से सेकंड पे चला जाएगा, फिर और एनर्जी दूं तो सेकंड से थर्ड पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इतनी एनर्जी दूं कि डायरेक्टली यहां से बच्चों क्या होगा, थर्ड पे चला जाए, पॉसिबल है या नहीं है? है बच्चों, सेम यही केस है। क्लियर है? क्या अगर मान लो कुछ एनर्जी का एक्सचेंज करके थर्ड से सेकंड में आ रहा है, फिर कुछ एक्सचेंज करके सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, अगर डायरेक्टली इतना एक्सचेंज कर ले कि थर्ड से फर्स्ट में आने के लिए जितनी एनर्जी का एक्सचेंज की जरूरत होती है, तो सीधा थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। ओके ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया समझने के लिए, क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, थर्ड से सेकंड में आए, तो उसके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो E1 है। क्या है बेटा वो एनर्जी एक्सचेंज है E1, और उसकी वेवलेंथ क्या है, λ1। क्लियर? सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, उसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो क्या है, E2 है। क्लियर है? समझने के लिए मैंने माना है। और लेमडा क्या है, λ2। क्लियर? वेवलेंथ क्या है इसकी, λ2। अगर डायरेक्टली थर्ड से फर्स्ट में आ जाए तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो कितना है बेटा, E3 है, और इसकी वेवलेंथ कितनी है, λ3। क्लियर है? चलो बेटा अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, समझ से जाना। मैं ये लिखूं E3 इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2, यस और नो? अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते नहीं लिख सकते? मैंने अभी बोला है बेटा एनर्जी को तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। अरे सीधी सी बात है, कोई मान लो वॉल है, मेरे अकेले से कोई दीवार गिरेगी नहीं, तो बच्चों क्या करें, ऐसे हम चार लोग मिलकर अगर इस पे धक्का लगाए तो गिर सकती है, नहीं गिर सकती? गिर सकती है बेटा। क्यों? एनर्जी क्या होती है, एडिटिव टर्म है। पहले एक आदमी की एनर्जी लग रही थी, अब क्या होगा, चारों की एनर्जी इक्वल फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया? यही बात मैंने यहाँ बोली है। क्या यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था, सपोज करो इधर ध्यान दो, जैसे मान लो थर्ड से सेकंड में आने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, लॉस किया, गेन किया, मान लो 10 का लॉस कर दिया। सेकंड से फर्स्ट में आने के लिए 10 का और लॉस कर दिया, तो ये बताओ फाइनली लॉस कितना किया इसने?
अरे 10 + 10 20 का कर दिया। अगर यहाँ पे था तो मान लो जैसे मैंने क्या कहा बेटा, मान लो फर्स्ट में उसकी एनर्जी है 10 किलो जूल है, सपोज करो यहाँ पर है 20 किलो जूल और ये कितनी है 30 किलो जूल। एक सिंपल एग्जांपल समझना, ओके। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी है 30 किलो जूल। अगर ये 10 किलो जूल एनर्जी का लॉस करे तो ये बताओ बच्चों कौन सी में आ जाएगा? अरे 10 किलो जूल का लॉस करे तो किस में आ जाएगा? सेकंड में, क्योंकि 10 का लॉस करेगा तो उसकी एनर्जी 30 से 20 बची या नहीं बची। अब अगर 10 का और लॉस कर दे तो सेकंड से किस में आ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा बेटा, क्योंकि 20 से 10 पर आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर फर्स्ट थर्ड में था वो लास्ट वाली में था, डायरेक्टली वो 20 का लॉस कर दे तो कौन सी में आ जाएगा? वो भी फर्स्ट में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया? यानी 2 स्टेप में एनर्जी का जो एक्सचेंज हुआ है डायरेक्टली भी उतना ही एक्सचेंज हो सकता है। तो ये जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये जो एक्सचेंज हुआ, इन दोनों का टोटल सम होगा या नहीं होगा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? तो ध्यान रखना एनर्जी क्या होती है, एडिटिव टर्म है। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक एक्सचेंज भी कंसीडर कर सकते हो, वो इक्वल होगा। क्लियर है? चलो बेटा, और जैसे मैंने एनर्जी के लिए किया है वैसे मैं लिख सकता हूँ क्या, λ3 = λ1 + λ2। यस और नो? अभिषेक, प्रिंस, छवि, यस और नो? नो बेटा, ये डायरेक्टली मत कर देना बेटा, इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना, खुद पे कंट्रोल रखना बेटा। ओके, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। अपन ने क्या कहा, ये नॉन एडिटिव टर्म है। ओके, तो बच्चा कहेगा सर फिर कैसे करेंगे? तो देखो बेटा कैसे करना है, हमें पता है नॉन एडिटिव टर्म का मतलब क्या है। एडिटिव होता है जिसको आप डायरेक्टली ऐड कर सको, और नॉन एडिटिव का मतलब होता है जिसको आप डायरेक्टली ऐड ना करके थोड़ा मॉडिफाइड करके कन्वर्ट करके आप ऐड कर सको। क्लियर है? वो होता है नॉन एडिटिव। तो जैसे हमें पता है बेटा E = क्या होता है, जैसे मान लो इसकी अपन बात करें, सबसे पहले जैसे बात करें एनर्जी की बात करें तो क्या होता है hc/λ। यस और नो? अरे होता नहीं होता? होता है बेटा। E = क्या होता है hc/λ। वैसे ही ये जो अपना फॉर्मूला है एनर्जी वाला, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, E3 = मेरे पास आया है E1 + E2, आया नहीं आया? E3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, hc/λ3। यस और नो? E1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, hc/λ1, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, hc/λ2। यस और नो? अरे सीधी सी बात है, E = होता है hc/λ। H और C तो फिक्स है या नहीं है? ये तो पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है बेटा, लेकिन लैम्डा डिफरेंट होगा नहीं होगा? एनर्जी में जो डिफरेंट किसकी वजह से आएगा, लैम्डा की वजह से आएगा, वेवलेंथ की वजह से आएगा। क्लियर है? तो जो E3 वाला था उसकी जगह hc/λ3 कर दिया। क्लियर है? E1 है उसकी जगह hc/λ1 कर दिया, E2 है उसकी जगह hc/λ2 कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, hc/λ3। ये बताओ यहाँ से hc कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते? अरे ले सकते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया 1/λ1 प्लस ये क्या हो गया 1/λ2। क्लियर है? hc से hc को उड़ा सकते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/λ3 = क्या हो जाएगा 1/λ1 प्लस 1/λ2। यस और नो? यस और नो? जैसे रेजिस्टेंस को करते हैं पैरेलल ऑर्डर में, वैसे आया नहीं आया? तो ये नॉन एडिटिव टर्म होता है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? चलो बच्चों, इसको अगर अपन आगे सोल्व करें तो देखो बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अगर मैं एलसीएम लूं λ1 λ2, तो देखो λ1 से λ1 गया, क्या बच गया λ2 से λ2 गया, क्या बच गया λ1, तो क्या हो गया λ1। यस और नो? क्लियर है? ये किसके बराबर है 1/λ3 के बराबर। क्लियर है? ठीक है, और इसको मैं इनवर्स कर दूं, वापस अपोजिट कर दूं, तो λ3 = क्या हो जाएगा 1/λ3 को मैंने λ3 बना दिया, तो ये भी इनवर्स होगा नहीं होगा? ठीक है बेटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं λ1 × λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। अरे ऐसे भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ध्यान रखना आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा बेटा वेवलेंथ के लिए कैसे करना है, क्या करना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो बच्चों आगे समझना। अब बात करें किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अपने पास फॉर्मूला क्या है, E3 = E1 + E2। मैंने क्या कहा था, एनर्जी एडिटिव है। कैसे एडिटिव है समझ में आ गया? मैंने बोला वेवलेंथ नॉन एडिटिव है जिसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। λ3 = λ1 प्लस λ2 नहीं कर सकते। जैसे मैंने इक्वल करके यहाँ पे लाइन मारी है बेटा, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता, बराबर नहीं होता। क्लियर है? ऐसा नहीं कर सकते, तो कैसा कर सकते हो बेटा, ऐसा कर सकते हो। क्लियर है? अब फ्रीक्वेंसी की बात की तो देखो बच्चों हमें पता है एनर्जी क्या होती है hν के बराबर। यस और नो? होता है बेटा, तो क्या लिख सकते हैं E3 की जगह मैं क्या लिखूंगा
अरे H-3 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? ठीक है, E1 की जगह क्या लिखूंगा? H-1 और E2 की जगह क्या लिखूंगा? H-2। यस और नो? अरे E इक्वल टू H न्यू होता है, S तो फिक्स वैल्यू है या नहीं है? E की वजह से चेंज किस में आएगा? न्यू में आएगा, फ्रीक्वेंसी में आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा बेटा। तो यहाँ से क्या करेंगे? H-3 ऐसा कैसा? इस H को कॉमन ले ले तो क्या बच गया? न्यू 1 प्लस न्यू 2। H से H को उड़ा दे तो क्या आ गया? न्यू 3 इक्वल टू क्या आ गया? न्यू 1 प्लस क्या हो गया? न्यू 2। यस और नो? फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? वेव नंबर की। वेव नंबर की अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, वेव नंबर के लिए कैसे कह सकते हैं? जैसे हमने लिखा है 1/λ3 इक्वल टू क्या लिखा है? 1/λ1 प्लस 1/λ2। ये अपने किया नहीं किया? किया है। और ये बताओ अभिषेक, 1/λ किसके बराबर होता है? न्यू बार के बराबर, वेव नंबर के बराबर। याद है ना? अरे होता नहीं होता? एक एक चीज अपने पढ़ी है। 1/λ किसके बराबर होता है? न्यू बार, वेव नंबर के बराबर। तो देखो 1/λ3 की जगह क्या लिखूंगा? न्यू बार 3 बराबर 1/λ1 की जगह क्या लिखूंगा? न्यू बार 1। 1/λ2 की जगह क्या लिखूंगा? न्यू बार 2। ये मेरे पास आ गया। कर सकते नहीं कर सकते? इसका मतलब ये बताओ 4 वैल्यूज मेरे पास है बेटा। ठीक है, 4 वैल्यूज मेरे पास है। एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। इसमें डायरेक्टली किसको ऐड कर सकते हैं अपन? लेमडा को छोड़ के बाकी तीनों को कर सकते हैं, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को, वेव नंबर को। क्लियर है? लेकिन लेमडा को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा। तो बस उसके अकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं। जिसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं वो क्या हो गया? एडिटिव। जिसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते वो क्या हो गया? नॉन एडिटिव। तो अपन क्या कहेंगे बेटा? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, न्यू बार, इन तीनों के लिए क्या कहूंगा? एडिटिव टर्म। अगर शॉर्ट में मुझे ध्यान रखना हो। क्लियर है? और लेमडा के लिए मैं क्या कहूंगा बेटा? नॉन एडिटिव टर्म। नॉन एडिटिव टर्म इस टाइप से अपन कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके बच्चों, देखो इतनी माथा बच्ची हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या अगर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप डायरेक्टली भी अपन कर सकते हैं। क्या बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मुझे किसी बॉल को फेंकना, जितनी एनर्जी चाहिए वहां से आगे तक फेंक रहा हूँ, और एनर्जी चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लास्ट पॉइंट पर फेंकूँ तो टोटल एनर्जी का सम होगा नहीं होगा? होगा बेटा। एनर्जी एडिटिव है या नहीं है? है बेटा। आपको याद है मैंने क्या कहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? बराबर में, सेम सेम। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स में अपोजिट। यस और नो? है बच्चों? कैसे? हमें पता है, देखो E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू तो क्या होगा? एनर्जी और डायरेक्ट न्यू फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स है? अरे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यू तो एच तो कांस्टेंट होता है तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है नहीं होता? एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम सेम। तो E अगर एडिटिव है तो एनर्जी अगर एडिटिव हो तो वेव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? एडिटिव। काम खत्म। क्लियर है? ठीक है। ये बताओ E इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होता है तो एनर्जी और वेवलेंथ एडिटिव है नॉन एडिटिव है? अरे एनर्जी और वेवलेंथ की बात करें दोनों, ये बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देंगे बेटा। डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मतलब इनवर्स अपोजिट। मैंने क्या कहा? इनवर्स मतलब हमेशा अपोजिट। क्लियर? अपोजिट होगा। एनर्जी अगर एडिटिव हो तो वेवलेंथ क्या होगी? नॉन एडिटिव। काम खत्म। क्लियर है? ठीक है। या फिर अपन क्या कह सकते हैं? वेव नंबर क्या होता है? वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? अरे वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1/λ। न्यू बार इक्वल टू 1/λ होता है नहीं होता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स है? इनवर्स। इसका मतलब वेवलेंथ अगर नॉन एडिटिव है तो ये इसका अपोजिट कर दो, इनवर्स मतलब अपोजिट, तो न्यू बार क्या हो जाएगा? एडिटिव। काम खत्म। तो एक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान है बेटा तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली और इनवर्सली वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप आइडिया लगा सकते हो कैसे करना क्या करना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो यस और नो। कोई भी दिक्कत बेटा? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने बोर मॉडल के बारे में आपको बताया। ओके, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ बेटा, खाली बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। अभी इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन कैसे पढ़ेंगे? अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल या ऑर्बिट की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर नोट लगाए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये कंप्लीट होगा।
समझ में आ गया? एक एक चीज हमें डिस्कस करनी है, कैसे करना है, क्या करना है बेटा। क्लियर है? ओके, चलो यहाँ तक नोट करो अच्छे से, बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? ठीक है, बाय।